हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा। ठीक है, यूक्लिड थे कौन? यूक्लिड जो थे एक इजिप्ट में एक मैथ्स के टीचर थे। ठीक है, और इनको जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ज्योमेट्री का इन्होंने जो है बहुत विस्तार से बताया था। ज्योमेट्री के बारे में पहले भी मालूम था, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने उसको एक्सपेंड करके बताया ज्योमेट्री के, इसलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यूक्लिड्स को, यूक्लिड नाम नहीं है, एक टीचर्स लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने जो है सबसे पहले बताया है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स ये होते क्या है? देखिए, दीज आर एग्जम्पशंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये होता क्या है? ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट होते क्या है? ये एग्जम्पशन है जिसको हम मान के चलते हुए ये है, और वो होते क्या है? ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे। दे आर नॉट प्रूव, इनको प्रूव नहीं किया जाता। प्रूव नहीं किया, जो है हम उसको मान के हाँ भाई ये सत्य होता है। ठीक, तो इसमें एक्सियम्स का जो यूज करते हैं थ्रू आउट इन द मैथमेटिक्स। एक्सियम्स का यूज जो है मैथमेटिक्स में कहीं भी हो सकता है, लेकिन पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, लेकिन पोस्टुलेट जो होंगे उनका यूज जो है वो ज्योमेट्री में होता है। और भी हो सकता है कि मेन जो है इनका यूज जो है वो ज्योमेट्री में होता है। तो ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट जो है आगे हम बताएंगे उन्होंने क्या क्या एक्सियम बताए थे, क्या क्या पोस्टुलेट बताए थे। ठीक है ना। तो ये ऐसे हैं जो कि हमें एग्जम्पशन ऐसे हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक, उनको एक्सियम और पोस्टुलेट जो है ये भी इसी का पार्ट है, लेकिन इसका यूज जो है ज्यादातर इस ज्योमेट्री में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने पहले कुछ डेफिनेशन बताई है। देखिए, इस चैप्टर में जो है ना मोस्टली जो है आपको यहाँ जो उन्होंने एक्सियम्स दिए हुए हैं, पोस्टुलेट दिए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर जो है डिफाइन कर देंगे किस प्रकार से उन्होंने बताए थे, और उनको जो है समझा दिया जाएगा। ये है इसमें मेन जो है। अब क्योंकि यहाँ पर इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन भी आप देखेंगे वहां थ्योरेटिकल ज्यादा है, न्यूमेरिकल टाइप से जो सॉल्व करना वो थोड़ा कम है यहाँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम यूक्लिड ज्योमेट्री जो है उसकी डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में उन्होंने क्या क्या दिए है? सिंपल सी चीज जो हम पहले जानते ही हैं। ठीक, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक पॉइंट जो क्या है, ए पॉइंट इज दैट, पॉइंट वो है विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। हम क्या लगाते हैं पॉइंट? हम ऐसे तो करते हैं, ये लगा दिया हमने पॉइंट। ठीक है ना। तो ना इसका कोई पार्ट यानी ना लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ नहीं है इसकी जो है, ये सिर्फ जो है एक पार्ट है दैट हैज नो, पॉइंट इज दैट विच इज नो पार्ट। ठीक, ये हमारा पॉइंट का हो गया। नेक्स्ट कहता है ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन जो होती है हमारी वो उसकी ना ब्रेथलेस लेंथ, चौड़ाई नहीं होगी उसकी। ठीक है, चौड़ाई नहीं होगी उसकी, जो है लंबाई रहेगी। ठीक, जैसे मान लो कोई लाइन हम खींचते हैं, लाइन जाते हैं ना, तो हमने ये लाइन खींची इस प्रकार से, ये लाइन, तो इस लाइन की चौड़ाई नहीं है, कोई लंबाई है इसकी, चौड़ाई इसकी नहीं होगी। यानी एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी वो हमारी लाइन कहलाती है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अब लाइन के जो एंड हैं वो पॉइंट होते हैं। मुझे देखिए यहाँ पर जो जब हम ऐसे लाइन बनाते हैं, एरो बना दिया, इसका मतलब ये लाइनें जो है दोनों एक्सटेंड होती चली जा रही है। लेकिन अब ये बात करते हैं एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अगर मैं एक लाइन ऐसे कर देता हूं, ये तो इसके ये दो पॉइंट बन गए, ये दिखाई दे रहे, ये इसके पॉइंट बन गए, ए और बी जिसे हम कहते हैं। तो मैं यहीं पर इसको समझाता चले जा रहा हूं, जो जो डेफिनेशन है उसके साथ यहाँ पर इसको बता दिया जा रहा है। ठीक, तो थर्ड हो गया एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं, लाइन जो है ये पॉइंट्स में है। इसके बाद है ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक लाइन जो हम खींचते हैं वो क्या है? ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, कैसी लाइन है? विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, जिसके ऊपर कई पॉइंट लगे होते हैं। जैसे मान लिया जैसे लाइन खींच दी हमने जो है, तो इसमें एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंटों से मिलकर ही जो है लाइन बनती चली जाती है।
तो वही बात है, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, इसके अपने ऊपर जो है पॉइंट्स लगे होंगे। फिर कहता है ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब सरफेस क्या हुआ, सरफेस कहता है कि सरफेस वो है जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ होगी। जैसे हम जैसे बोर्ड ही ले लेते हैं, बोर्ड में क्या है, इसकी लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो ये हमारा एक सरफेस हो गया। जैसे हम यहाँ दिखाना चाहें, जैसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमने इस प्रकार से बनाया, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस कहलाएगा। इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेथ भी है। जब इसमें देख ले, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये हमारा एक सरफेस होगा। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। अब एजेस जो होंगे, एजेस क्या होते हैं, किनारे जो हैं, ये सरफेस के क्या होते हैं, लाइन होती हैं। जैसे यहां पे हमने करा, ये देखिए, ये लाइनें हैं ये, ठीक है ना। तो एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन, एजेस जो होंगी सरफेस की वो क्या होंगी, लाइंस होंगी। सेवंथ है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब एक जो हम कहते हैं प्लेन सरफेस जो होगा, प्लेन सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस होगा विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, जिसके ऊपर अपने ऊपर लाइनें होंगी। इसमें जैसे हमने सरफेस, ये प्लेन सरफेस है हमारा, या ये हमारा प्लेन सरफेस है, तो इसमें जो है लाइनें हैं, ये सीधी लाइन है इस प्रकार से, कहीं पर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास यह सरफेस है, तो सरफेस में जैसे मैंने ये बताया कि वो सरफेस ये है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस में क्या कहता है, विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, इसमें जो है सीधी सीधी लाइनें हैं, सीधी, ठीक है, इस तरीके से लाइनें होती हैं, तो वो सरफेस, क्योंकि ऊपर खावड़ तो है नहीं कि लाइनें ऊपर नीचे होंगी, ये सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसको सरफेस का, प्लेन सरफेस का था। और सरफेस में क्या होते हैं, उसमें बताया सरफेस होता है विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो उन्होंने बताई थी, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया, बता दी, समझा दिया। अब इसके बाद हम चलेंगे उसके एक्सियम्स, उन्होंने एक्सियम्स उसने क्या बताए थे। इसके बाद आता है यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब यूक्लिड एक्सियम्स क्या होते हैं, देखिए 7 एक्सियम्स हैं ये, ठीक है, इसके बारे में तो मालूम होना चाहिए। पहला एक्सियम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, अगर कोई ऐसी वस्तुएं हैं जो एक ही चीज के इक्वल हैं, ठीक है, तो वे भी आपस में भी बराबर होती हैं, इक्वल टू वन अनदर। जैसे सपोज मान लिया हमने कर लिया कि मान लिया कोई ए है, ए स्टूडेंट है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है बी, ये मान के चलते हैं ए और बी 2 स्टूडेंट है। ये कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। अब इनमें अगर मान लिया इन दोनों में जो है ये इक्वल और सेम थिंग्स है, कोई थिंग दूसरा हमने वो मान लिया, थिंग्स जो है मान लिया इसने इसको 40 मार्क्स मिले सब्जेक्ट में, इसको भी 40 मार्क्स मिले, ये थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी ये थिंग्स होंगे ए बी जो इक्वल हैं किसके, सेम थिंग्स के, किसके, 40 के। तो वो कहता है सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये जो है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, तो एक जगह तो थिंग्स ये आ गई कि ए और बी 2 थिंग्स हमने क्या मान लिया, स्टूडेंट मान लिए, और इक्वल टू सेम थिंग्स, इक्वल है सेम थिंग, सेम दूसरा सेम थिंग क्या है, 40 मार्क्स मान लिए। तो अगर ए के भी 40 है, बी के भी 40 है, दोनों इक्वल हैं, तो ये भी आपस में स्टूडेंट जो है ए इक्वल टू बी होगा। ये हमारा पहला एक्सियम्स है, ठीक है। सेकंड में आप, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर इक्वल में हम, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल में हम इक्वल जोड़ दें, ठीक है, तो सारा जो है वो भी इक्वल होता है। कैसे, देखें, इसमें ये समझा देते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ध्यान रखना, इक्वल्स टू इक्वल्स, मान लिया जैसे मान लिया नंबर 8 है और एक नंबर और 8 है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, किसमें ऐड करना है, इक्वल्स में ही ऐड करना है। तो अगर मैं इन दोनों में ही, तो हमारे दोनों ही 8 इक्वल हो गए। अब इसमें मैं ऐड करता हूं, तो अब मान लो मैंने इसमें जो है थोड़ा अलग से इसको थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। जैसे 8 है, नंबर एक ही 8 है, दोनों इक्वल है,
ठीक है। तो अगर मैं इसमें इक्वल में अगर मैं कोई नंबर ऐड कर दूं, यहाँ 2 कर दिया और यहाँ भी 2 कर दिया, तो वो कहता है कि दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कितना हो गया 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो ये इसकी सेकंड एग्जाम्स है कि अगर इक्वल में हम इक्वल ही ऐड कर दें तो जो होल जो है वो भी आपस में इक्वल होता है। ये हमारी सेकंड एक्सियम्स, ये एक्सियम्स हो रही है शुरू हो गई, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रूफ तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अब यहां पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें पहले तो ले लो इक्वल्स, मान लो इक्वल्स है, ऐसे अभी तो हमने करा है 8 है और एक है 8 है, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, फ्रॉम इक्वल है ना, फ्रॉम इक्वल, तो हमें पहले इक्वल ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 8 लिया हमने, ए बी ले लो, कुछ भी ले लो, तो समझाने के लिए। अब वो कहता है कि इक्वल में हम कोई इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वल्स को मतलब दोनों तरफ सेम हम सब्ट्रैक्ट करें। मान लो मैंने यहाँ पर 3 से एक सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ भी 3 कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया 5 = 5, यानी ये होल जो है ये भी हमारा इक्वल ही होगा। ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, पता है आप लोगों को। ये थर्ड हमारा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो भी इक्वल आ गया। फोर्थ में क्या कहता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है बच्चे जो बिल्कुल एक हो ना उसको दूसरा भी बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट भी वो उसको पूरा पूरा ढक ले, ठीक है, कवर कर ले पूरा, उसे कोइंसाइड कहते हैं। जैसे अब देखिए मान लिया यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया, सर्कल, और ये इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक सर्कल और बना दिया और इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये दोनों कोइंसाइड है। अगर मैं इस वाले ये हमारा जैसे ए और बी 2 सर्कल है, ठीक है। अब मैं इस बी सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो इसको पूरा पूरा ढक लेगा, क्योंकि रेडियस तो दोनों में सेम है, ठीक है ना, इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये कहता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल होंगे। ये अगर दो वस्तुएं कोई कोइंसाइड है तो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कोइंसाइड मतलब उसको पूरा पूरा कवर कर ले, ढक ले उसको जो है, तो वो दोनों जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा इसका था फोर्थ एक्सियम। थोड़ा एक्सियम को ध्यान रखना है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर इन एक्सियम्स की बात आएगी। इसका फिफ्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। अब इसमें कोई हम प्रूव थोड़ा कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए कह रहे हैं एक्सियम में क्या प्रूव नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। क्या मतलब हुआ, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर हमारे पास कोई, जैसे मान लिया मैं यहां ले लेता हूं, जैसे मान लिया मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के मैं पार्ट कर देता हूं 1 2 3 4, ऐसे पार्ट कर दिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के। ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ए भी हमारा जो है पूरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, अब इसका मैं एक पार्ट निकाल लूं, इतना हिस्सा ये वाला, अगर मैं इसका ये पार्ट निकाल लूं बच्चे, तो ये होल जो होगा पूरा जो होगा इससे तो बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा ना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। भाई जैसे मान लिया ये मेरे पास पेन है, अब मैं इसका एक पार्ट अगर मैं लेता हूं तो ये एक पार्ट जो इस पूरे से छोटा ही होगा, या हम कहेंगे ये पूरा पार्ट जो है इससे बड़ा है। तो ये हमारा फिफ्थ, यस ये हमारे पास आता है फिफ्थ हमारी एक्सियम्स, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक्सियम नंबर 5 है, इसका यूज हो जाता है ज्यादा, तो ये मैंने समझा दिया, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक पार्ट, सिंपल सी बात है, जो सिंपल सी बात है कि जो पार्ट होगा वो होल से छोटा ही होगा। चलिए इसके बाद है, इसके बाद सिक्स्थ है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। अब मान लिया कोई ले लिया, जैसे ए और बी है, ठीक, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अब इसका भी हमने मान लिया 4 है, इसके बाद नंबर, इसके नंबर बाद भी 4 है। अब मैं इसका डबल करूंगा दोनों का,
दोनों का, तो क्या आएगा 8 8 आएगा, डबल करेंगे। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी भी हमारे इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, सेम थिंग का डबल करना है तो सेम थिंग हमारे पास 4 है, ठीक है, दोनों में 4 ही 4 होगा, इक्वल है। तो दोनों का जब डबल करेंगे तो दोनों जो है हमारे इक्वल आएंगे। सेवंथ है थिंग्स विच आर हाउस ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास ए और बी दो थिंग्स हैं, ए और बी, ठीक है, और ये है पी के इक्वल, ये है पी के इक्वल, सेम थिंग्स होगा ना। अगर इनका मैं हाफ करूं पी अपॉन टू और पी अपॉन टू, अगर हाफ जो है वो कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों ए और बी ये भी हमारे इक्वल होंगे। ये है हमारे 7 यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब इसके बाद करेंगे पोस्टुलेट। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, इसमें 5 पोस्टुलेट्स हैं। पहला है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक लाइन जो है में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जैसे हमारे पास ये 2 पॉइंट है, मान लिया ये ए और ये बी है, ठीक है, तो एनी लाइन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहां से यहां तक हम खींचेंगे, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, एनी फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को यदि मिलाते हैं हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये इसकी पहली पोस्टुलेट है, ठीक। सेकंड है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, यानी अब टर्मिनेटेड मतलब ये है हमारा लाइन से मतलब होगा, तो जैसे ये लाइन है हमारे पास ए और बी, और इसमें अब कहता है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। इसको जो है इनडेफिनिट कहीं तक भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी हम इसको जो है कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, इस तरीके से ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको जो है, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, दोनों साइड कहीं दोनों साइड हम आगे तक इसको बढ़ाते जा सकते हैं। A circle can be drawn with any center and any radius। अब देखें इसके बाद इसके लिए कहता है ये कि हमारे पास इसका थर्ड है, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल जो है किसी भी रेडियस का या किसी भी सेंटर से हम खींच सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये सेंटर है और मैंने जो है एक ये रेडियस लिया और एक ये सर्कल ऐसे खींच दिया, ये इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे सेंटर लिया और ये हमारा रेडियस है। अब मैं मान लिया सेंटर यहाँ लेता हूँ और रेडियस मैंने ये ले लिया, तो एक सर्कल हम ऐसे ही खींच सकते हैं इस तरीके से। तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर से हम जो है एंगल सर्कल जो है खींच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, छोटी छोटी बातें समझने के बाद ऐसा है। इसके बाद है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब राइट एंगल देखो, मान लीजिए ये राइट एंगल ही बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ये इस प्रकार से हमारी ये है और ये 90 डिग्री बन गया। अब मैं अगर मानो इसको इस तरह से बना देता हूँ भाई, तो ये भी तो 90 डिग्री बनेगा, ये भी तो 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आपस में बराबर ही होंगे। राइट एंगल तो है ही दोनों, किसी भी शेप में बने हो मतलब उसमें राइट एंगल होना चाहिए, तो वो दोनों राइट एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे। ये हमारी हो गई फोर्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ में हम आते हैं, फिफ्थ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा रहता है कि राइट द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स, ऐसे भी आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। में क्या कहता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ कि मतलब इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो लाइनें हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ये दे दी और एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये आ गई है, ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन इस पर जो है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इन दोनों लाइनों पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉल कर गई, ठीक, ऐसे आगे गिर रही है स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक। तो क्या कहता है, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side
ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस प्रकार से इसको जो हमने लाइनें ले ली, जैसे ए बी, ये ए बी एक लाइन हो गई और ये पी क्यू की लाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारी जो है सी डी करके हमने लाइन इसमें लाइन डाली। अब यहाँ पर बात क्या कही है कि अब इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी है, और ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगलों का देखें, यहाँ पर जो है ये जो लाइन आ रही है इस तरह से, ये जो लाइन बनेगी ये एंगल 90 से कम ही तो होगा, 90 से बड़ा तो होगा नहीं, 90 तो स्ट्रेट प्लस 90 से बनता है। और ये भी क्या है, ये भी लाइन हमारी झुकी हुई है इस प्रकार से, ये भी हमारा 90 से कम ही होगा, ठीक। तो अगर मान लिया ये दोनों लाइनों को अगर मैं बढ़ाता हूँ, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ बढ़ा दिया ऐसे, तो ये लाइनें कहाँ बढ़े मिलेंगी, ये लाइनें उस साइड में मिलेंगी जहां पर एंगलों का सम 180 से कम होगा, समझे ना। ये यहाँ तो एंगल 180 से बड़ा होगा ही होगा, ये 90 से बड़ा होगा ना, जब 90 छोटा था 90 से बड़ा होगा, ऐसे ही 90 से बड़ा होगा, ये लाइनें आपस में नहीं मिलेंगी। तो यही इसका पूरे जो पोस्टुलेट 5 है यही है कि अगर मान लिया हम दो लाइनें हमारे पास हैं और उनका एक तीसरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अगर दोनों लाइनों को जब हम प्रोड्यूस करें, बढ़ाएं आगे तक, तो वो किस साइड मिलेंगी, उसी साइड मिलेंगी जहां पर इंटीरियर एंगलों का सम 180 से लेस होगा, टू राइट एंगल 180 से लेस होगा। ये हमारी पोस्टुलेट हमारी 5 थी। तो इस प्रकार से ये हमारे पोस्टुलेट भी कंप्लीट हो गए। तो बच्चे ये तो इंट्रोडक्शन से हमने थोड़ा बता दिया है क्या क्या करना है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें एक चीज हम और देखते हैं, एक चीज का हम और बात करेंगे। और देखिए थ्योरम्स, हमने थ्योरम्स किसे कहते हैं, थ्योरम्स जो हम करते हैं तो थ्योरम्स में जो है हम उसको प्रूव करते हैं। और प्रूव क्या करते हैं, इन्हीं एक्सियम्स को लेकर के, पोस्टुलेट लेकर उनको हम प्रूव करते हैं, ठीक। चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे।